नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। 70 से ज्यादा दिनों से चल रहे किसान आंदोलन, जिसकी शुरुआत पूरी तरह से गैर राजनीतिक आंदोलन के रूप में हुई थी, लेकिन 26 जनवरी को हुई घटना के बाद अब इस आंदोलन का रूप बदलता ही जा रहा है। पहले तो किसानों के आंदोलन को खुले तौर पर विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन मिला और अब भारत के किसानों के आंदोलन में विदेश से भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बीच अब विदेशी सेलिब्रिटी यह समझा रहे हैं कि भारत को किसान आंदोलन पर क्या करना चाहिए। तभी यह कहने की जरूरत आ गई है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अभी 2 दिन पहले अमेरिकी सिंगर रिहाना ने किसानों के मसले को लेकर ट्वीट किया, जिसका भारत के लोगों ने जवाब भी दिया। रिहाना की इस ट्वीट का विरोध भी हुआ, लेकिन उसके बाद अब पर्यावरण और जलवायु को लेकर काम करने वाली अमेरिका की एनवायरमेंट एनालिस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने किसान आंदोलन को लेकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन का प्रोपेगेंडा तैयार किया है। इस बीच ग्रेटा थनबर्ग उस वैश्विक प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनी जो किसान आंदोलन के नाम पर भारत को बदनाम करना चाहता है। इसको लेकर ग्रेटा थनबर्ग ने पहले एक ट्वीट किया, जिसमें एक डॉक्यूमेंट के जरिए पूरे प्रोपेगेंडे को पोस्ट किया गया। इसी के जरिए किसानों के प्रोटेस्ट में विदेश से दखल दिया जाना था। इस पोस्ट के साथ शेयर किए गए डॉक्यूमेंट्स में ग्रेटा ने अमेरिकी सिंगर रिहाना का जिक्र भी किया। वहीं रिहाना, जिन्होंने पहले भी किसान आंदोलन पर ट्वीट करके भारत के मामले में दखल देने की कोशिश की, हालांकि कुछ देर बाद ग्रेटा ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया और फिर नए प्लान के साथ एक और ट्वीट किया, जिसके जरिए यह बताया गया कि विदेशी ताकतों के सहारे किस तरह भारत के इस आंतरिक मसले में दखल दिया जाएगा। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी किसान आंदोलन पर अपनी राय सामने रखी है। हालांकि बाइडेन ने नए कृषि कानून का समर्थन किया और किसानों के आंदोलन के बीच सुरक्षा के मद्देनजर बंद की गई इंटरनेट सेवा को लेकर सवाल उठा दिए। इन सब के बीच सवाल यह भी उठता है कि किसानों के आंदोलन के मसले को आखिर इतना तूल क्यों दिया जा रहा है कि भारत का मुद्दा, जिसे भारत को ही सुलझाना है, उस पर विदेश के ये तमाम सेलिब्रिटी सवाल क्यों उठा रहे हैं। क्या इसमें विदेश की तरफ से भारत की इमेज पर कोई असर नहीं पड़ेगा और कहीं आपसी राजनीति में आप देश का नाम तो बदनाम नहीं कर रहे। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब जानने के लिए आज अगले 1 घंटे की बहस की जाएगी। तो आपको बताते हैं कि अंतरराष्ट्रीय साजिश क्या थी। प्रदर्शन से जुड़ी हुई तस्वीरें ईमेल करें और इसमें यह भी तैयारी की गई थी कि प्रदर्शन से जुड़ी तस्वीरों को 25 जनवरी तक भेजें। यह कनेक्शन सामने आया है। आस्क इंडिया वाई हैशटैग के साथ 26 जनवरी को ट्विटर पर पोस्ट किया गया और 4 से 5 फरवरी को आंदोलन से जुड़ी तस्वीरें हैशटैग के साथ ट्रेंड कराएं। स्थानीय प्रतिनिधि से संपर्क करके भारत पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाएं। 2 बड़े भारतीय व्यापारिक घरानों को कमजोर करना, यह भी इसमें योजना थी और यह अंतरराष्ट्रीय साजिश का कनेक्शन सामने आ रहा है। किसानों के प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए भी लोग पहुंच रहे हैं और इसमें यह कनेक्शन कहीं ना कहीं सामने आ रहा है कि प्रदर्शन से जुड़ी हुई तमाम तस्वीरें ईमेल करके मंगाई जा रही हैं और फिर उनको एक निश्चित तारीख को ट्वीट किया जाएगा ताकि देश में, पूरे विश्व में एक अलग तरह का मैसेज जाए। तो साजिश की टूल किट एक्सपोज हुई है और इसीलिए आज ये बहस करनी बेहद जरूरी है कि भारत का जो अंदरूनी मामला है उसमें इस तरह से अंतरराष्ट्रीय हस्तियों का दखल देना कितना सही है और क्या जानबूझकर इसमें इस तरह की आवाजों को उठाया जा रहा है ताकि भारत की जो छवि है उसको बदनाम किया जा सके। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कल बिल्कुल साफ कह दिया था कि रिहाना हो या ग्रेटा हो, इन सब को बचते हुए कमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि आप जिस चीज की बात कर रही हैं वो भारत के संविधान से जुड़ी हुई चीज है। भारत के संविधान से जुड़ी हुई चीज इसलिए है क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा से इसको पास किया गया है और जो भी इसमें विवाद होगा, जो भी संशोधन होगा, वो भारत कि संसद उसको करने में सक्षम है। आपकी सलाह की आवश्यकता नहीं है और लोगों को सोच समझकर इसमें बोलने की जरूरत है, क्योंकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और यही हमारे संविधान की आत्मा में भी है कि किसी भी मामले पर किसी भी देश का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ना ही किसी की सलाह की यहां पर जरूरत है। चाहे वो कश्मीर का मसला रहा हो, चाहे भारत में इस समय हो रहा किसान आंदोलन, भारत ने हमेशा एक चीज बिल्कुल क्लियर रखी है कि भारत को किसी दूसरे देश की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं है। आपको याद होगा कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार ट्वीट कर दिया था कि वो कश्मीर मामले पर हस्तक्षेप करना चाहते हैं और इस मामले को पूरा सुलझाना चाहते हैं, तुरंत ही विदेश मंत्रालय ने इसमें कड़ी प्रतिक्रिया की थी और कहा था कि भारत को अमेरिका की जरूरत नहीं है, भारत अपने मसलों को खुद ही सुलझा सकता है और भारत के पास संसद है और संसदीय प्रक्रिया है जिसके तहत वो अपने अंदरूनी मामलों को सुलझाने की पूरी क्षमता रखता है। तो इसी तरह से ये बड़ा कनेक्शन इसमें सामने आ रहा है कि आखिर ये सेलिब्रिटीज इसमें कितना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं, आखिर इनको इतने इस पूरे के पूरे मसले पर इतनी रुचि क्या है और क्या विपक्ष
कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा है जिसके चलते आंदोलन की आड़ में भारत की छवि को भी नुकसान पहुंच जाए? और क्या यह करना भारत की राजनीति में ठीक होगा? आज इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल हम अपने मेहमानों से लेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि अब जो किसान आंदोलन एक नए रूप की तरफ बढ़ता जा रहा है, एक नया रूप इख्तियार कर रहा है, यह कितना सही है? क्या प्रदर्शन के चलते भारत की छवि को अगर धब्बा लगेगा, यह मंजूर होगा विपक्षी दलों को और तमाम बड़े किसान नेताओं को, या अभी भी उनके पास इस चीज का रास्ता है कि भारत सरकार, भारत की संसद से कोई एक ऐसा रास्ता निकाला जाए कि इसमें भला हो किसानों का भी और देश की छवि को भी नुकसान ना हो? तो इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज हम बात करेंगे और यहां पर यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो लगातार बड़े पैमाने पर सेलिब्रिटीज मैदान में उतरे हैं और वो एक ही तरह की बात बोल रहे हैं, उनकी बातें आपस में मेल खा रही हैं, क्या ये किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा तो नहीं है? और जिस तरह से रिहाना ने इसमें पूरा के पूरे विश्व का ध्यान खींचने की कोशिश की, उन्होंने ट्वीट किया था कि आखिर हम इसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं। कंगना ने हालांकि इस पर जवाब दिया और उस जवाब में कंगना ने उनको आईना दिखाने की कोशिश की, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो हमारे विदेश मंत्रालय ने भी कल बिल्कुल साफ कर दिया था कि किसी को भी इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। यह भारत की संसद से जुड़ा हुआ मसला है, यह कानून की बात है और जो ऐसा कानून जो भारत की संसद से पास हुआ है तो उस पर कुछ भी बोलने से पहले आप इसकी जानकारी हासिल कर लीजिए। और जिस अमेरिका की नागरिक है रिहाना, उसी अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने भी अब इसमें साफ कहा है कि कृषि कानूनों के बारे में बातचीत होनी चाहिए, कृषि कानूनों को पढ़ना चाहिए और कृषि कानून हो सकता है कि किसानों के हित में हो। तो हमारे साथ तमाम मेहमान यहां पर जुड़े होंगे। तो हमारे साथ तमाम मेहमान इस बहस में जुड़े हुए हैं। आपको एक बार उनसे पहले रूबरू करा देता हूं। अवधेश उपाध्याय, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। अनुज आत्रे हैं हमारे साथ, नेता कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। रविदास मरहुत्ता है हमारे साथ, सभा प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ जुड़ेंगे और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अशोक पंवार जी, एक किसान नेता हैं। सबसे पहले आपके ही पास आते हैं अशोक जी। अब जो परिस्थितियां लगातार बनती जा रही हैं, जैसे आंदोलन लगातार 60 दिनों तक शांति के साथ चला, उसके बाद 26 जनवरी की घटना होती है, उसके बाद तमाम सवाल खड़े होते हैं और अब जो विदेशों की तमाम सेलिब्रिटीज हैं वो तरह तरह के कमेंट पास कर रहे हैं, जिससे भारत की छवि को भी पूरे विश्व के सामने अब साबित करना पड़ेगा कि भारत के लोकतंत्र में क्या कुछ हो रहा है। आप इन सब तस्वीरों को मिला जुलाकर कैसे देखते हैं? देखिए, अब ये सब ओपोजिशन लीडर आ रहे हैं, बाहर के लोग कुछ कमेंट कर रहे हैं, किसी ने ट्विटर पे कुछ कह दिया, तो ये उनके अपने व्यक्तिगत विचार हैं और वो सब स्वतंत्र हैं, पूरे देश में, पूरी दुनिया में कुछ कह सकते हैं। और हमारा मानना ये है, सरकार अगर कुछ ये गैर कानूनी वक्तव्य है या हमारा इंटरनल मैटर में इंटरफेरेंस है, तो उसको सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए इस पर। ठीक, जहाँ तक ये मैटर अब 70 दिन का हो गया है, अब इसके सॉल्यूशन की बात हमें सोचनी चाहिए कि कैसे जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन निकले। तो हमारा सॉल्यूशन का सरकार के साथ, सरकार के लिए यही सजेशन है कि सरकार ने, हमने 4 मांगे उनको दी थी, उन्होंने 2 मांगे नीचे वाली मान ली, वो एनजीटी का जो था और एक ये बिजली विधेयक का मसौदा जो था, 3 और 4। और नंबर 2 पे है नीचे ये आपका एमएसपी का, एमएसपी की डिमांड। तो एमएसपी की लिए प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं और सारे मंत्री भी कह रहे हैं, जारी थी, जारी है, जारी रहेगी और हम लिखित में देने के लिए तैयार हैं इसको, प्रधानमंत्री जी खुद कह चुके हैं। तो हम भी लिखित में ही चाह रहे हैं, लिखित में उसको राष्ट्रपति जी के साइन करा के उसको अध्यादेश के रूप में हमें लिखित में बना दें। आजकल तो पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, उसमें पेश कर दें और उसका जो है कानून बन जाएगा। क्योंकि लिखित, पर्सनली लिखित देने से अगला मानेगा नहीं मानेगा, उसमें ये समस्या है। तो उसमें नीति, और अगर उनकी नियत बिल्कुल साफ है तो इसको तुरंत कानून बना दें एमएसपी पर और 50% समस्या ये समाधान हो जाएगी। बाकी सारी बातों 50% किसान जो है, सारी बातों पर अशोक जी सरकार आपसे बात कर ही रही, लेकिन जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो यही है कि आप इसी बात पर अटके हुए हैं कि पहले तीनों कृषि कानून आप वापस ले लो, तो फिर बातचीत कैसे होगी? नहीं, देखिए, सरकार ने नीचे से चालू कर दिया करना शुरू। अगर सरकार की नियत बिल्कुल साफ है, वो एमएसपी का ही या तो अध्यादेश जारी करवा दे, या सेशन चल रहा है इसी में करा दे, तो हमें तो नियत साफ हो जाएगी ना। भाई, सरकार की नियत क्या पता, हम लोग भी फिर कंसिडर करेंगे कि हम लोगों ने 15 संशोधन
कहे थे उनसे पहले सरकार से, उन्होंने नो मान लिए। तो सरकार या तो 15 के 15 मान ले, फिर भी कानून वापसी की कोई बात नहीं बने रहेगी, कोई ऐसी जिद नहीं है। प्रधानमंत्री जी अपने किसान भाई हैं, अगर इनको छाती से लगा के बात करेंगे, इनसे ऐसा कोई मसला नहीं है जो नहीं हल हो सकता है। जवाब ले लेते हैं अवधेश जी। जिस तरह से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, तमाम सेलिब्रिटीज जब आगे आ रहे हैं और जानबूझकर वो बातें बोल रहे हैं जिससे कि भारत की छवि को नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा, क्योंकि भारत के संविधान में इस चीज का तत्व निहित है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, हमको किसी विदेशी ताकत की, किसी विदेशी सलाह की, मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। आप इस पूरे के पूरे मामले को कैसे देखते हैं? कहीं ये कोई विदेशी साजिश है क्या? देखिए आलोक जी, सबसे पहले जो अभी आप किसान नेता बोल रहे थे, उन्होंने कुछ बातें बहुत अच्छी कही। अगर ऐसी सोच सारे किसानों की हो जाए तो फिर ये मसला ही नहीं रहेगा। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी हर कृषि कानून के हर पॉइंट पर बात करने को तैयार है। ठीक, फिर भी ये लोग बात करने को तैयार नहीं है, बाहर आए कहते हैं बिल वापस लो, बिल वापस लो। अब ये बताइए क्यों? ये इसलिए कहते हैं क्योंकि बातचीत करने से मसला तो हल हो जाएगा, लेकिन इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। जो ये चला के बैठे हुए हैं यहाँ पर टिगरी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर। रही बात विदेशी जो हमारे देश में जो टांग अड़ा रहे हैं, उसका एक कारण है, मैं बताऊं, हमारे देश में बंटी बबली नाम की एक जोड़ी है और दोनों ही भाई बहन जो है देश की छवि और देश को बांटने की जिम्मेदारी दोनों ने ले रखी है। भाई विदेश जाते हैं भारत की छवि खराब कराने, ठीक है, अभी अभी विदेश से आए हैं, आपने देखा, और तुरंत ही बाहर वालों ने, जो विदेशी लोगों ने भी टांग अड़ानी शुरू कर दी। और जो उनकी बहन जी है वो रामपुर जाती हैं, उसके मरने पर जो लड़का ट्रैक्टर चलाते हुए दिखाते हुए मारा गया, लेकिन उनकी बहन उनके घर नहीं जाती, जो 300 पुलिसकर्मी घायल हुए। ठीक है, तो ये जो षड्यंत्र रचा गया है, जो देशविरोधी गतिविधियों में जो लिप्त रहते हैं, जो विदेशी हैं, जो हमारी सेना पर उठाते हैं, तो आपका कहना है कि कांग्रेस भारत में रहकर इस तरह की साजिश कर रही है ताकि विदेशों से उसको समर्थन मिले? बिल्कुल आलोक जी, समर्थन मिले नहीं, मिल रहा है, मिल रहा है। आप देखिए, रिहाना ने ट्वीट किया, एक छोटी सी बच्ची ने कर रहे हैं, यही है कि राहुल विदेश दौरे के पहले में दूसरी तरफ बहन है, भारत के अंदर जो है वो लोगों को भड़काते हैं। रामपुर गई है, वहां पर क्या करने गई? वहां पर भाई जो जवान घायल हुए, इसी तरह दिल्ली में पिछली टंगे हुए थे अंकित शर्मा को गोदा चाकुओं से, उसके घर कोई नहीं गया कांग्रेस का। क्यों नहीं गए भाई? वो इंसान नहीं था क्या? इन्होंने हमेशा देश को ऊंच नीच में बांटा है आलोक जी। ठीक है, ये हमारे अभिषेक जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इनसे पूछिएगा कि ये वहां चले गए, जो ट्रैक्टर से मरा है लड़का, जो स्टंट दिखा रहा था, जो पुलिस वाले के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा रहा था, शायद वीडियो आपने देखी होगी आलोक जी। वो ठीक है, अनुज जी जवाब दीजिए। इन्होंने तमाम सवाल खड़े किए हैं। इनका यह कहना है कि लगातार कांग्रेस कुछ ऐसी चीजें कर रही है जिसके चलते किसान प्रवोक हो रहे हैं और बाहर से भी अब आवाजें उठने लगी हैं। देखिए, पहले तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी के ऐसे जो नेता लोग बैठ करके चैनलों पे किसान भाइयों, अनुज जी की आवाज अभी नहीं आ रही साहब। मेरी आवाज को क्या सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो, क्या आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हाँ जी, हेलो, आ रही है, आ रही है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और वक्ता आकर के चैनलों पे हमारे किसानों के लिए इस तरह की असभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं। अवधेश जी पहले, अवधेश जी एक सेकंड, बीच में नहीं, बोलिए आप, अनुज जी बोलिए अपनी बात। और ये वो लोग हैं कि देखिए किस तरह से ये देश के नेताओं के लिए, विपक्षी नेताओं के लिए भी ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कार है, इनकी सभ्यता दिखाई देती है कि आप नेताओं के लिए भी कैसी असभ्यता और कैसी घटिया शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी इन बातों के ऊपर हम लोग कभी विचलित नहीं होते। हम इनको इनकी ही भाषा में जवाब देना नहीं चाहते कि जिस तरह से ये अब शब्दों का प्रयोग करते हैं, चाहे तो हम भी दे सकते हैं, लेकिन हमें इतना पता है कि इनका जो शीर्ष नेता है भारतीय जनता पार्टी का, वो मेरे देश का प्रधानमंत्री है। तो मैं उनके खिलाफ बोलना या देश के गृह मंत्री के खिलाफ बोलना, चाहे उनके लिए बोलना बहुत कुछ चाहते हैं और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जब हमें दिखता है वो व्यक्ति विशेष नहीं है, वो देश का प्रधानमंत्री है, देश की छवि धूमिल होगी, तो हम अपने शब्दों को विराम दे देते हैं। दूसरी बात मैं आता हूँ, ये इनको आपत्ति हो रही है कि प्रियंका गांधी जी उस किसान के यहाँ, देखिए उसको मरा का शब्द ना प्रयोग कीजिए, वो मरा नहीं है। ये सुनना अच्छा नहीं लगता इस तरह के शब्दों को, आपके भाषा में बोला जाता होगा, लेकिन उनसे पूछिए, पीड़ा देखिए कि किस तरह की आप बोल रहे हैं कि मरा है। वो मरा नहीं है, उसकी एक मौत हुई है, और जो मौत और मरने में बहुत अंतर होता है। आप कुछ तो उनके जख्मों पे नमक मत लगाइए, मरहम नहीं लगा सकते तो कम से कम नमक मत रखिए। आप ये बता दीजिए, क्या
कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, प्रियंका गांधी जी को वहां पर उसके पास दुख प्रकट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, आपसे तो उम्मीद है नहीं, आपके किसी नेता ने 150 से ज्यादा किसानों की इस आंदोलन की वजह से मौत हो चुकी है, उसके जिम्मेदार कौन है? या आपके तीनों कानूनों के विरोध में वो बैठे हैं जिनको आपने आतंकवादी बोला है, टुकड़े टुकड़े गैंग बोल दिया, कहीं अलगाववादी बोल दिया, कहीं जो है बटर चिकन खाने वाले लोग बोल दिया, लेकिन आपसे एक बार भी ये नहीं हुआ। 56 इंच के सीने की तो बात करते थे, लेकिन एक बार उस सीने से किसी के भी ये दर्द नहीं निकला कि उनके जख्मों पर हम कुछ हम लगा दें, कुछ उनके लिए श्रद्धांजलि दे दें, कुछ उनके लिए पार्लियामेंट में खड़े होकर 2 मिनट का मौन कर लें, एक ट्वीट कर दें, बोलना तो किसी। लेकिन आप जिस तरह से अपमानित कर रहे हैं उनको, जीते जी भी और मरने के बाद भी उनको अपमानित कर रहे हैं, तो ये देश का किसान आपको बख्शने वाला नहीं है। देश के किसान ने झंडा उठा लिया है, देश के किसान आपके खिलाफ लामबंद हो गया है। हाँ। और ये लामबंदी जो है दिल्ली के बॉर्डर पर खड़े होकर के, अभी उन्होंने क्या कहा है कल किसान के नेताओं ने बोल दिया है कि अभी तो बिल वापसी की बात हो रही है, अगर हमने आपसे गद्दी वापसी की बात कर ली तो पूरे देश में आपका नामो निशान नहीं बचेगा। और वो होने जा रहा है। आप जितनी अभी चुनाव की तैयारियों में लगे रहे, आपके नेताओं के तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी इसमें स्कोप दिखाई दे रहा है कि अगर गद्दी से मोदी जी वापस हो जाएंगे तो हमारे लिए रास्ते खुल जाएंगे। किलोमीटर दूर किसान बैठा है, उनसे मिलने का टाइम नहीं है। एक फोन कॉल करने की बात बोलते हैं प्रधानमंत्री जी, तो क्या प्रधानमंत्री जी के पास फोन नहीं है प्यार से बुलाने? ये तो किसान आप ही के वोटर थे ना, कांग्रेस को तो वोट नहीं दिया था इस बार किसानों ने, ना 2014 के चुनाव ठीक है, इस आपको जिताया था किसानों ने। ठीक है, इसी सवाल पर मैं आपके पास आऊंगा एक बार फिर से। रविदास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविदास जी, आप इस पूरे आंदोलन को किस तरह से देखते हैं? पक्ष की भूमिका अलग है, किसानों की भूमिका अलग है, विपक्ष की भूमिका अलग है। आपको क्या लगता है कि अब इस आंदोलन की दिशा क्या होनी चाहिए? देखिए, 72 दिनों से किसान शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहा है और केंद्र की सरकार उनकी बात सुनने को तैयार भी नहीं है। वो 3 कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहा है। ये कृषि कानून किसके लिए आप लेकर के आए? आप ये केंद्र सरकार कहती है किसानों के हित के लेकर के आए, और किसान ही इस कृषि कानून के खिलाफ 72 दिनों से आंदोलन कर रहा है और 170 लोग शहीद हो गए। और भारतीय जनता पार्टी के लोग मंच पर कह रहे हैं, चल बैठ कर रहे हैं कि वो मर गए। शर्म नहीं आती है लोगों को? आज पूरा मानवता शर्मसार हो गई है। 72 दिनों से कैसा बॉर्डर हो गया? देखिए, सारे बॉर्डरों को इन्होंने कंक्रीट की दीवार से सील कर दिया है, उसमें जेसीबी से गड्ढे खोद दिए, उसमें बड़े बड़े तार लगा दिए, किसान दिल्ली में ना पहुंच पाए, इसके लिए सारे लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। आज भारतीय जनता पार्टी कुछ बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये कृषि कानून लाई है। इसमें केवल अन्नदाता नहीं, जनता भी बुरी तरह परेशान होगी। जो किसान की उपज का मूल होगा वो सस्ते दाम के ऊपर ये बड़े बड़े जो घराने के लोग हैं ये खरीद लेंगे और इनको 50 रूप से जनता को बेचने का काम करेंगे। ये सही माने में किसानों के साथ साथ जनता का भी आंदोलन है। आज किसान परेशान है और एक केंद्रीय मंत्री नहीं, रविदास जी बात करने के बाद नहीं गया है। रविदास जी, और जी, यहाँ पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है कि ये जनता का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है, हर कोई किसानों के साथ है, लेकिन ये रिहाना का आंदोलन कब से बन गया? सबसे बड़ा प्रश्न अब यहाँ पर यह हुआ खड़ा कि जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां क्यों विपक्ष पैदा कर रहा है कि पूरे देश की किरकिरी हो जाए? सुनिए, कोई भी दुनिया में कोई भी व्यक्ति को लोकतंत्र में वापस करा है, हम उनकी बात का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं किसी को भी आंदोलन में कुछ भी कहने का अधिकार है, लेकिन अगर केंद्र सरकार 72 दिनों से किसान आंदोलन कर रहा है तो उसके किसी कानून को वापस लेने की बात नहीं करती है। इसके लिए क्या काम हो रहा है? आज क्या हो गया है? आज जो है तो घरानों का चौकीदार बन गया प्रधानमंत्री और केवल 100 घरानों की रक्षा करने का काम हो रहा है। आज किसान के हित को चिंता नहीं है। आज किसान का आंदोलन चल रहा है और पेट्रोल के दाम बढ़ा कर दिए 500 रुपए लीटर। आप बताइए, राम के नाम पर लूट करने का काम केंद्र सरकार कर रही है। जनता बुरी तरह परेशान है, किसान परेशान है, आंदोलन कर रहा है।
और उसकी बात सुनने को ठीक है, आता हूं आपके पास। नहीं है। ठीक है निरंजन जी, करने का काम हो रहा है। निरंजन जी, सभी पक्ष आपने यहाँ पर सुन लिए। आपको क्या लगता है कि इन तस्वीरों के पीछे आखिर है क्या? विशुद्ध राजनीति है कि वास्तव में विपक्ष पक्ष सभी मिलकर किसान का हित चाहते हैं? किसान इस देश का अन्नदाता है। निरंजन जी से एक मिनट रविदास जी आपसे नहीं सवाल। निरंजन जी, ऐसा है आलोक जी, ये चीज अब एकदम जग जाहिर हो गई है कि ये वास्तव में ही क्या एजेंडा था, क्या प्रोपेगेंडा था। वास्तविकता जानते हैं क्या है कि एक क्रोनोलॉजी समझिए कि 26 जनवरी को एक बहुत बड़ा कुकृत्य होता है, और इतना बड़ा कुकृत्य होता है कि अगर सरकार उस दिन संवेदनशीलता की पराकाष्ठा नहीं करती तो उस कुकृत्य के अंदर गोलियां चलती और कई लोग वहां पे मारे जाते। जो उस क्रोनोलॉजी को समझिए, करने वाले तो भाजपा के थे। एक उपद्रवी ट्रैक्टर एक्सीडेंट में वहां पे मारा गया अपनी गलती से, और हाथों हाथ उसके 15 मिनट बाद में जिसको लुटियंस गैंग कहा जाता है, या जो एक समझ लीजिए एजेंडाधारी है, प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग हैं, वो ट्वीट करते हैं कि दिल्ली पुलिस की गोली से एक किसान शहीद। पूरी बात समझिए आप। और उसके बाद में ट्विटर हैंडल पे सोशल साइट के ऊपर एक वो हैशटैग ट्रेंड करता है कि किसानों का नरसंहार। इस क्रोनोलॉजी से आपको क्या चीज समझ में आती है? और उसके बाद में चाहे ये ग्रेटा हो, चाहे रेहाना हो, चाहे वो मैं उसका तो नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन आप समझ लीजिए वो जो पोर्न स्टार है वो हो, उसके बाद में ये लोग इसके फेवर में आना। अब आज क्या हो रहा है देश के अंदर आप समझिए। गीता गोपीनाथ का ट्वीट कोई उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा, पीटी उषा के ट्वीट पे कोई चर्चा नहीं कर रहा, लता मंगेशकर के ट्वीट को कोई मूल्य नहीं दे रहा, सचिन तेंदुलकर के ट्वीट को कोई मूल्य नहीं दे रहा। इनको आज भी रेहाना, ग्रेटा और वो समझिए वो मैं वो कह रहे हैं मतलब उनको साथ दे रहे हैं, उनको तवज्जो देना, इसका मतलब क्या है? और इसके अंदर भी एक चीज और समझिए कि मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ। ये जो अभी बोल रहे थे मेहरोत्रा जी, आप मुझे एक बात बताइए आलोक जी, 70 साल से आंदोलन को दबाने के लिए। अरे श्रीमान आप अपने टाइम पे बोलिएगा, एक करके बोलिए। एक सेकंड रविदास जी। मेहरोत्रा जी रविदास जी आपसे ही वो सवाल पूछ रहे हैं, पहले उनका सवाल तो एक बार सुन लीजिए। डिबेट मत कीजिए आलोक जी। रविदास जी एक सेकंड रविदास जी आ रहा हूँ आपके पास। डिबेट होती है। रविदास जी एक सेकंड ना सुन लीजिए ना, वो आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं। रविदास जी वो आपसे ही सवाल पूछ रहे हैं। एक सेकंड रविदास जी। रविदास जी ये आलोक जी का शो है, यहाँ पे फिल्म नहीं आती है। आप किसान के दूर को दबा नहीं सकते। रविदास जी आप रैली में नहीं है, आप प्राइम मिनिस्टर की डिबेट में हैं। संघर्ष को दबा नहीं सकते, चाहे कुछ भी कर लीजिए। किसान के आंदोलन को इनकी आवाज कम कीजिए तभी मानेंगे। ऐसा है स्टार्ट हो गया, अब इनको बंद करने के लिए आपको बटन दबाना पड़ेगा। कुछ भी कर लीजिए। अब उनका सवाल भी तो एक बार सुन लीजिए। रविदास जी सवाल आपसे ही है उनका। निरंजन जी का सवाल आपसे ही है, सुन लीजिए एक बार। निरंजन जी सवाल पूछिए अपना इनसे। मैं मेहरोत्रा जी जो इतना बोल रहे थे, मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि पिछले 70 साल के अंदर श्री गंगानगर से होते हुए कंडेला होते हुए सिंगूर तक किसानों के आंदोलन चलते आए हैं, और ऐसा आज तक कोई आंदोलन नहीं हुआ जिसके अंदर 2, 4, 10 किसानों के किसान गोलियों से नहीं मारे गए हों। ये पहला ऐसा आंदोलन है जिसके अंदर लाल किले के साथ कुकृत्य किया गया और पूरे देश की गरिमा गिराई गई। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अपने शरीर पे घाव लिए, जवानों ने अपने चाहे शरीरों को वो चाहे आईसीयू में पहुंच गए हों, लेकिन उन्होंने कहीं पे हाथ नहीं उठाया, गोली नहीं चलाई। और उसके बाद में भी ये क्रोनोलॉजी चलती है, उसके बाद में भी शर्मसार होने की वजह पुलिस ने पर लाठी डिबेट नहीं हो पाएगी। अब मेरी बात सुनिए आलोक जी, इस तरीके से तो डिबेट नहीं हो पाएगी। आलोक जी सुन लीजिए एक बार, पहले इनकी बात एक बार पूरी हो जाए।
रविदास जी किसानों के ऊपर कितने स्थानों पर लाठीचार्ज करने का काम किया है। आप लाठीचार्ज से, दमन से, गुण से, तानाशाही से, किसी भी कीमत पे ये किसान के संघर्ष को आप दबा नहीं सकते हैं। कितने किसान पहले कभी नहीं आए थे, आज किसान केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहा है। इकलौती खंड में 72 दिनों से खुले आकाश के नीचे रह रहा है। इतना बड़ा संघर्ष इससे कभी भी किसानों का नहीं हुआ है और किसी भी कीमत पे किसान के आंदोलन को आप लाठी से, गोली से, रविदास जी, रविदास जी, अत्याचार से दबा नहीं पाओगे। रविदास जी, मेरे एक प्रश्न का आप छोटा सा उत्तर दे दीजिए कि अगर कहीं पर कोई भीड़ बेकाबू हो जाए, अगर भीड़ तोड़फोड़ पर आमादा हो जाए, पुलिस के पास दूसरा कौन सा रास्ता है? गुलाब के फूल दे उनको? नहीं, पुलिस के पास रास्ता है पानी की बौछार करने का। हाँ, तो की तो है उसने। तब आपने बोला कि देखिए ठंड में इनके ऊपर पानी डाल दिया। सुनिए, बात सुनिए, पुलिस ने कई किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया है, कई किसान घायल हुए हैं, कई किसानों को चोटें। पुलिस वाले घायल नहीं हुए? अगर सुनिए, पुलिस भी घायल हुई है, लेकिन जिन लोगों ने पुलिस को हमला किया है वो सब भारतीय जनता पार्टी के भेजे हुए आतंकवादी थे, आतंकवादी। थे। अवधेश जी, जवाब दीजिए इनका। काम कर रहे थे, सीधा आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ठीक है, थे। जवाब ले लेते हैं एक बार अवधेश जी से। पार्टी के लोग हिंसा करके इस आंदोलन को दबाना चाहती है। इनकी डिबेट का तरीका अवधेश जी, जवाब दीजिए इनकी बात का। इनसे बोले नाम से आंदोलन को हिंसा करके दबाना चाहती है। ठीक है रविदास जी, सुन लीजिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं बीजेपी से भी। इस आंदोलन को दबा नहीं पाएगी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं ना बीजेपी से। सुन लीजिए अवधेश जी, जवाब दीजिए। देखिए आलोक जी, ये जो बात कर रहे हैं ये केवल विपक्षी दलों की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि अरे रविदास जी, एक सेकंड ना, सुन लीजिए ना। आपकी बात भी नहीं आएगी, इनकी बात भी नहीं आएगी। रविदास जी, आपकी बात भी समझ में नहीं आएगी, इनकी बात भी समझ में नहीं आएगी हमें। रविदास जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, एक सेकंड अपना धीरज दिखाइए आप। बात कर रहे हैं किसानों की, हाँ। तुम बात कर रहे हो सरकार की। हाँ तो सुनिए ना, इसमें वो यही जवाब दे रहे हैं आपको। अब उनके जवाब को सुन तो लीजिए। आरोप आपने लगा दिया बीजेपी पर, अब बीजेपी का इसमें क्या कहना है सुन लीजिए अवधेश जी। जैसा कि ये बता रहे हैं, ये केवल एक पार्टी का जो महागठबंधन है उसी के सदस्य हैं, उनकी बात ये बोल रहे हैं। नई बात आती है पार्टी की, तो पार्टी संवेदनशील है, थी, रहेगी। देखिए मैं एक आपको बता रहा हूँ, जो पिछली सरकारें थी उनसे किसान जो बड़ी सब मेहनत करके डीजल भर भर के कुएं में जा जाके कुइयां होती से खोद के पानी देता था। भारतीय जनता पार्टी आने के बाद उसे ट्यूबवेल की सुविधा मिली, बिजली की सुविधा मिली, ठीक है, किसान सम्मान निधि मिली, किसान क्रेडिट कार्ड मिला। अरे इस मुद्दे पर आइए ना अवधेश जी। उन्होंने सीधा आरोप आप पर लगाया है कि लाल किले में जो कुछ भी हुआ वो बीजेपी के नेताओं ने किया है। लाल किले पर जो कुछ हुआ पूरे देश ने देखा, अलौकिक ने कहा। अरे रविदास जी रुकिए। रविदास जी एक सेकंड ना, रविदास जी सुन लीजिए, सुन लीजिए रविदास जी, सुन लीजिए ना, उनका जवाब तो एक बार हो जाए। रविदास जी सुन लीजिए एक बार, जवाब उनका हो। सुने अवधेश जी बताइए, वो सिद्धू कौन था? सनी देओल के साथ में वो कन्वेंसिंग कर रहा है, गृह मंत्री जी के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ उसके फोटो हैं, अब तक पकड़ा नहीं गया, उसकी वीडियो वहां है। पंडित बंधु कौन है? उनको अरेस्ट क्यों नहीं करते हैं अभी तक आप लोग? हम तो कह रहे हैं उनका किसानों से कोई मतलब नहीं है, फिर भी आप बताइए। किसानों के बाद जो बात आपको बदनाम इसको करने के लिए आंदोलन को, इसका मुद्दा सॉल्व कीजिए। ये उपद्रव मचवाना और ये सब करवाना, ये सब अच्छी बातें नहीं है। ये सब देश के सामने एक्सपोज हो गए आप लोग, नहीं एक्सपोज हो गए आप। हम लोग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं कि हम सपा कांग्रेस वाले बोल रहे हैं। केवल भड़काने का है, आपकी पार्टी का काम केवल भड़काने का है, देश को बांटने का है, देश को तोड़ने का है। आपके पास कुछ नहीं है, आप किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, नहीं है आप किसान का हक मारने वालों में से। आपने आज तक जितना भी मारा है वो किसानों के हक मारने वालों में। मैं बता दूं आपको, ये जो बोल रहे हैं अभी रविदास जी, मैं इनको बता दूं
जो भी किसान के हितैषी बन रहे हैं वो कोई हितैषी नहीं है, वो केवल किसानों का हक मारने वाले निरंजन हैं। जी, आपके पास आऊंगा। जो दलाल है, बड़े बड़े दलाल कौन है? वो है जो साल में किस दुकानें चलाएंगे। अरे किस तरह की बात करने लग जाते हैं आप लोग, किस तरह की आप लोग बात करने लग जाते हैं। मुझे एक चीज बताइए, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड अवधेश जी, एक सेकंड। रविदास जी सुनिए, रविदास जी सुनिए, एक सेकंड अवधेश जी, एक सेकंड आप रुकिए, अवधेश जी एक सेकंड, रविदास जी सुनिए। रविदास जी, मेरी आप एक बात, आपकी डिक्शनरी में क्या दलाल छोड़कर कोई और दूसरा शब्द नहीं है क्या? आप एक इतने वरिष्ठ नेता हैं, आपके मुंह से इस तरह के शब्द शोभा देते हैं? किसके दलाल? ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं उनके चौकीदार बन गए। तो उसको मर्यादित भाषा में भी तो आप बोल सकते हैं ना। किसानों के आंदोलन को काम कर रहे हैं। मर्यादित भाषा में भी तो बातें बोली जा सकती है ना। रविदास जी, आप इतने बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, आपके पास एक अच्छा शब्दकोश होगा, आप उसका इस्तेमाल कीजिए ना। आप उसका सुनिए, जब ये मेरे बारे में फिर गलत बात बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे। ये मेरे बारे में अगर गलत बात बोलेंगे तो इनको हम भी बोलेंगे। अरे गलत शब्द एक दूसरे को यहाँ पर कोई भी मेहमान ना बोले, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। निरंजन जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? निरंजन जी, अगर मर्यादाओं का उल्लंघन करेंगे, नहीं बोल दिया मैंने, कोई भी यहाँ पर नहीं करेगा इस तरह का उल्लंघन, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कोई भी नहीं करेगा। लूज टॉक नहीं है, ठीक है। निरंजन जी बोलिए। बंद करवाइए प्लीज। ऐसा है जो सिद्धू के साथ सिद्धू की बात कर रहे हैं, सिद्धू की रविदास जी, एक बार दूसरे को भी तो बोल लेने दीजिए। अरे श्रीमान जी, सिद्धू के साथ जो फोटो की बात कर रहे हैं वो तो मनमोहन सिंह साहब के साथ जो फोटो है, और जो ये बीजेपी के रविदास जी, पूरा देश खाता है किसानों को, पूरा देश खाता है, और सिर्फ एक पार्टी नहीं, दूसरी पार्टी नहीं। एक सेकंड ना, संबंध है, जारी की है। अरे फोटो तो मनमोहन सिंह के साथ भी है, आतंकवादियों के, उग्रवादियों के। चलिए ठीक है, आप लोग अब दूसरी जगह जा रहे हैं, हम एक बार कांग्रेस के पास जाते हैं। लगातार जो प्रश्न उठाया जा रहा है वो ये है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जानबूझकर इस पूरे आंदोलन को विश्व स्तर पर ले जाना चाहती है ताकि देश की छवि तो खराब हो ही हो, जो सरकार है उसकी भी छवि खराब हो। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि देश की सरकार को जलाने के चक्कर में आपके भी हाथ जल जाए? देखिए, ये लगातार जो अपनी विफलताओं से और अपने ये जो है देश विरोधी कानून ला करके, किसान विरोधी कानून ला करके, और उसको कहीं ना कहीं अपने गलत कामों को ये सिद्ध साबित करने के लिए इनका पुराना हथकंडा है। 2014 से लगातार देखा जा रहा है कि ये सरकार जहां जहां ये फेल होती है और जब ये तानाशाही तरीके से कोई कानून इन्होंने पारित कराना होता है और जो उस कानून के खिलाफ खड़ा होगा, इनके विरोध में आवाज उठाएगा, उसको देशद्रोही, देश विरोधी कहलाने का ये पूरा प्रयास करते हैं। आज लोकतंत्र की हालात क्या हो गई है उस देश में? क्या देश में किसी को सरकार का विरोध करने में आपको जो है ये सरकार से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा? आज ये लोग, वो लोग देशद्रोही और देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि जिन्होंने अपने आरएसएस के हेडक्वार्टर में 50 साल तक तिरंगा झंडा नहीं लगाया था। ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों के गुलामी करने की जिन्होंने स्वीकार करी थी, इनके जो है पार्टी के जो पुराने जो संस्थापक लोग थे। आज वो लोग हम लोगों से सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, देशवासियों से सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। आज किसानों को जो है आतंकवादी, खालिस्तानी बोला जा रहा है। जब वोट लेने होते हैं तो आपके लिए अन्नदाता हो जाते हैं। तो क्या देश की जनता, देश का किसान इनको देख नहीं रहा? देखिए, हम बार बार सरकार से और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से निवेदन करेंगे कि राजभक्त छोड़िए और राजधर्म का पालन कीजिए। आज जो तिरंगे की आड़ में ये जो कटीले तार के बिछा करके और लोकतंत्र को लहूलुहान करने का प्रयास कर रहे हैं, इसको छोड़िए। वो किसान है, हमारे देश के अन्नदाता हैं, उनके साथ इस तरह का बर्ताव अच्छा नहीं है। आपने जैसे बर्ताव कर रहे हैं उनसे, उनको बुलाइए, उनको गले लगाइए, वो आपकी सारी बात मानने को तैयार बैठे हैं, लेकिन आप उनको अपमानित मत कीजिए। उन्होंने आप पे विश्वास करके आपको सत्ता पे बिठाया है, केंद्र में बिठाया है, बड़े बड़े राज्यों में बिठाया है आपको, और आज जब वो क्या मांग रहे हैं, देश का किसान क्या मांग करने बैठा, जरा पूछा जाए इनसे। अब देश जी बताएं वो क्या मांग कर रहे हैं? कुछ आपसे वो पैसे मांग रहे हैं, कोई सब्सिडी मांग रहे हैं आपसे, कुछ बात करने को तैयार है। ऐसे शोर मचाने से चर्चा नहीं होती। सुन लीजिए, अपनी बारी में बोलेगा, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। थोड़ी देर रुक जाए अवधेश जी। हाँ अनुज जी, वो आपसे क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो व्यवस्था चली आ रही है वही रहने दीजिए। ये जो कृषि कानून के थ्रू आप जो कॉर्पोरेट कल्चर लेके आ रहे हैं किसानी में भी, वो मत दीजिए। कॉर्पोरेट घरानों को, पूंजीपति घरानों को आप कॉर्पोरेट्स का काम करने दीजिए। क्यों उनको जो ये 25 लाख करोड़ रुपए की जो किसानी का व्यवसाय,
आप ये भी उनके हवाले क्यों करना चाहते हैं? बड़ी मुश्किल से किसान हमारे जो है ये जमींदारी प्रथा से बाहर आए। जी इन 70 सालों की मेहनत से हम अनुज जी। लोग इस हालात पे पहुंचे हैं कि किसानों को अपने जो है सम्मानजनक स्थिति पे लेकर नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। किसानों ने अपना पक्ष बिल्कुल साफ रखा हुआ कि उनको क्या क्या चाहिए। अब इस समय जो विदेशों में भारत की छवि बन रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इस पर भी तो कुछ जवाब दीजिए। बिल्कुल, विदेश में जब से ये अक्टूबर से कानून आए हैं और 2 महीने तक किसान पहले पंजाब में विरोध करते रहे और उसके बाद जो ये नवंबर से आकर के दिल्ली में बैठे हैं, पूरे विश्व में हमारी जो है बदनामी है। क्योंकि आज की डेट में कोई भी अगर खबर बनती है, जब से ग्लोबलाइजेशन का हुआ है, मीडिया हमारी ग्लोबल हुई है, सोशल नेटवर्किंग ग्लोबल हो गई है, इंटरनेट से सब कुछ जो है, आप कहीं कुछ होता है कि देश विश्व के किसी कोने में होता है, सब जगह फैल जाता है। तो आज जगह जगह जिसको ये 2-3 लोगों को लेकर के, उनके ट्वीट को लेकर के इस तरह से विवाद बनाने का और जो है कहीं ना कहीं इसे किसान आंदोलन पे ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। ये बताइए ना, कौन से विश्व के नेताओं ने और कौन से विश्व के आम जनमानस इस बात को नहीं देख रहा है? और कौन लोग नहीं चाहते, कौन सा देश के लोग नहीं कह रहे हैं कि वहाँ किसान क्यों प्रोटेस्ट पे बैठे, क्यों नहीं सरकार उनके साथ बैठ करके इसको मामले को सुलझा रही है, क्यों जबरदस्ती ये कानून दे रही है? नहीं तो आप जो है मतलब बिल्कुल ठीक मानते हैं कि रिहाना ने जो भी किया, जिस तरह से ग्रेटा बोल रही हैं, ये बिल्कुल ठीक है? मैं कह रहा हूँ रिहाना ग्रेटा छोड़िए, जो हजारों लाखों जो विश्व के लोग, समुदाय के लोग बैठ करके अपने अखबारों में, वहां पे इंटरनेशनल अखबारों में छप रहा है, इंटरनेशनल मीडिया में जो, और विदेश मंत्रालय जो बोल रहा है, अमेरिका का विदेश मंत्रालय बोल रहा है, अनुज जी, अमेरिका का विदेश मंत्रालय बोल रहा है कि ये कृषि बिल किसानों के हित में है, इससे किसानों का फायदा होगा और अच्छा निवेश आ सकता है। इस पे आप क्या कहेंगे फिर? देखिए, सबका अपना अपना नजरिया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने जो बोला वो भी बोल दीजिए, जो ऑस्ट्रेलिया के बोला है वो भी बता दीजिए। उन लोगों ने साफ बोला है कि ये किसानों के विरोध में है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे देश के मामले विदेशी जो है सरकारें बैठ करके तय करें। कनाडा के पीएम ने भी बोला था, ये कानून के विरोध में बोले थे, तो आधे लोग फेवर में बोल रहे हैं, आधे लोग विरोध में। तो उस सब के लिए तो वही है कि भाई विदेशी लोग इसको इंटरफेयर ना करें, चाहे अमेरिकन हैं, कनाडियन है। देखिए, सुनिए अनुज जी देखिए, अशोक जी ने एक ही लाइन में बोल दिया, किसान नेता हैं ये इतना ज्यादा समझते नहीं है विदेश नीति को, लेकिन इन्होंने साफ बोला कि विदेशी नेता हमारे मामलों में हस्तक्षेप ना करें। आपको इतना विलंब क्यों हो रहा है ये चीज बोलने में? मैं यही बोल रहा हूँ, ये सरकार क्यों मौका दे रही है विदेशी नेताओं को? मौके वाली बात नहीं है ना देश के विषय में बोलने का। यहाँ पर बात ये भी है कि आखिर हस्तक्षेप ही क्यों हो रहा है? जब कोई इतने बड़े स्तर पर आंदोलन चल रहा है और पूरे विश्व की निगाहें इस पर पहुंच गई हैं, क्यों पहुंचने दी? क्यों भारतीय जनता पार्टी ने 70 दिन के आसपास हो गए, 170 के करीब हमारे किसानों की मौत हो गई है, क्यों नहीं इनका दिल पसीजा? क्यों नहीं उनको उठाने का वहां से प्रयास किया जा रहा है कि उनको सम्मान पूर्वक उठा दिया जाए? अवधेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? उनसे बात करते हैं जी। ये जो अभी बता रहे थे कि विदेशी जो हुई है, जो अब छवि जो बन रही है, कौन बना रहा है? भारतीय जनता पार्टी बना रही है। भारतीय जनता पार्टी नहीं बना रही। इनके जो युवराज हैं वो अभी विदेश गए, पूरा देश जानता है कहाँ गए थे। और क्या ये मानसिकता अपने पास अवधेश जी, ये जिम्मेदारी सरकार की है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार ने कानून बनाए हैं, सरकार को वापस करने हैं। अब राहुल से क्या मतलब, रेहाना से क्या मतलब, और किसी से क्या मतलब इसलिए ना अशोक जी, क्योंकि बीच बीच में उनके भी बयान आ रहे हैं ना। 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी उन्होंने भी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी इसी पे। में कौन क्या देता है, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को गलत लगेगा। अब वो दे इंडिपेंडेंट, सब लोग पूरी दुनिया में स्वतंत्र हैं भाई, हम किसी के मुंह को थोड़ा ही बंद कर सकते हैं। देखिए, पूरी दुनिया में स्वतंत्र है कोई बयान देने के लिए, लेकिन उस बयानों से कोई, हमें तो अपना मैटर अपने आप सॉल्व करना है। हमारा संविधान यही कहता है, हम लोग संविधान देश है अपना, और जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार ने कानून बनाए हैं, सरकार की जिम्मेदारी इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का। और जितना लंबा खींच रहे हैं, उसी बीच में 26 जनवरी हो गई, उसी बीच में कल परसों चक्का जाम है, उसके बाद में कुछ और होगा। अब ये सब जिम्मेदारियां सरकार की होंगी, जितना यही वाला सवाल अवधेश जी हो रही है देश में। ये सब नहीं होना चाहिए। हम कह रहे हैं निरंजन जी, मैं कहा है, निरंजन जी आ रहा हूं आपके पास, हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लें। प्रधानमंत्री जी बुला लें फोन करके सब नेताओं को, एमएसपी दे दें जब वो कह रहे हैं, कानून बनवा दें तुरंत। ठीक है, और इन कानूनों में या तो सारे संशोधन करा लें, इनको समझा दें किसानों को, या प्रधानमंत्री जी रद्द कर दें, एक एग्रीकल्चर कमीशन बनवा दें, और फिर दोबारा बैठ के किसानों के साथ में, अपने एग्रीकल्चर एक्सपर्ट के साथ में, सब लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में दोबारा नया कानून बना लें। हम लोग कोई विरोध में नहीं है, प्राइवेट प्लेयर आए खरीदे हमारा, हमें तो एमएसपी चाहिए कम से कम। बोलिए, एमएसपी पर हमारी खरीद की गारंटी का कानून बनवा दें। हमारी 50 आपके पास निरंजन जी, 1 सेकंड रुकिए बस। अवधेश जी जवाब दीजिए इनकी बात का।
जो ये बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ है, और यही कारण है, इसका ये उदाहरण 11 बार वार्ता हुई है, हर वार्ता में हर मुद्दे पर चर्चा हुई है, जो जो मेन पॉइंट है उन पर चर्चा हुई है, उन पर संशोधन करने को केंद्र सरकार राजी है। लेकिन बाहर आके कहते हैं बिल वापस लो, बिल वापस लो, बिल वापस लो। ऐसे में बिल वापस होता है, बताइए आप, इनसे पूछिए। चलिए आज किसान आंदोलन है, अनुज जी भी बैठे हैं हमारे, इनसे पूछिएगा। सीए आया तब इन्होंने विरोध किया, 370 आया तब इन्होंने विरोध किया, ट्रिपल तलाक हटी जिससे कितनी मतलब बहुत सी मेरी जानकारी में है मुझ महिलाएं जो बहुत है। निरंजन जी कुछ बीच में बोलना चाह रहे हैं, इनको दुख हुआ। आधार कार्ड आया तब इन्होंने भड़काया लोगों को कि तुम्हारी जो प्राइवेसी है वो लीक हो जाएगी। भैया इन्हें ऐसा क्या है जो राष्ट्र के जो कानून होते हैं, जो राष्ट्र के निर्णय लिए जाते हैं, उन्हें इनको दिक्कत होती है। इनसे पूछिए एक बार आप। ठीक है, पूछेंगे अभी। देखिए अवधेश जी, ये कानून आपने ऐसे बना दिया है कि 9 गलतियां तो आप मान गए हैं, 9 गलतियां आपकी हैं, सीएए 370 और सब में आपने गलतियां नहीं मानी सरकार अशोक जी, आ रहा हूं आपके पास। ये कानून आपने शुरू में ही ऐसा बना दिया है कि जिसमें 9-10 गलतियां तो आप मानने को तैयार है संशोधन करने को, तो आप इनको रद्द करके नया क्यों नहीं बना लेते हैं? निरंजन जी, अरे ऐसा कचरा 3 कानून आपने बना दिया, 9 गलतियां संशोधन करोगे तो बचेगा क्या उसमें? तो किसानों को उतना ज्यादा समझ में नहीं आता है। मान लीजिए कह रहे भाई रद्द कर दो, दोबारा बना लो, जब 9 संशोधन करने को प्यार है। अशोक जी, अशोक जी, निरंजन जी बोलना चाह रहे हैं। अशोक जी एक सेकंड, निरंजन जी बोलिए, आप बोलिए। के पानी, अवधेश जी एक सेकंड, पानी कैसे बना देते? अवधेश जी एक सेकंड, निरंजन जी आप बोलिए। पानी बना दिया आपने, एक सेकंड, और कह रहे उसको पी लो, हम शुद्धिकरण कर देते हैं, ये संशोधन कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अशोक जी कर देते हैं, अशोक जी, संशोधन हो जाएगा। निरंजन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, हाँ बोलिए निरंजन जी। ऐसा है लोग जी, अपोजिशन का स्थिति ये हो रही है कि चिट भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। पूछो कैसे? सही बात है। आज जब ये ग्रेटा, रेहाना और ये मियां खलीफा ये सब बोल रही है, तो ये उससे पल्ला झाड़ रहे हैं कि कोई कुछ भी बोल सकता है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। इनको पूछिए, जिस दिन किसान आंदोलन शुरू हुआ था उस दिन जो विदेशी एम्बेसी हम जो भारत के अंदर है उनको लेटर क्यों लिख रहे थे? ये उस दिन ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को लेटर क्यों लिख रहे थे कि आप 26 जनवरी पे आपकी चीफ गेस्ट मत होइए? तो उस टाइम ये विदेशी शक्तियों को क्यों इन्वॉल्व कर रहे थे? और आज ये उससे पल्ला झाड़ रहे। इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब यह हुआ कि सिट भी मेरी, फुट भी मेरी और अंटा मेरे बाप का। अरे भैया कम से कम थोड़ी सी शर्म करो। ये देश रहेगा तो अपोजिशन रहेगा, ये देश रहेगा। निरंजन जी, ये रेहाना ग्रेटा कौन सी विदेशी शक्ति है? ये गायिका है, गायिका कोई शक्ति हो रही है क्या? क्या बात करते हैं आप? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने ध्यान दे दिया क्या? अमेरिका राष्ट्रपति तो कुछ बोल नहीं रहे थे, वो शक्ति हो सकती है। बात सिर्फ शक्ति की रेहाना ग्रेटा क्या शक्ति है भाई? तो होती है ना कुछ। अरे रेहाना ग्रेटा कौन है? जानते नहीं कौन ग्रेटा है, कौन 100 मिलियन फॉलोअर हैं उनके, 100 मिलियन। मतलब नहीं, कोई बात नहीं। अशोक जी, हम तो अपनी गायिका सपना चौधरी को जानते हैं, बेचारी को गाँव वाले उसको समझते हैं। हमने कभी रेहाना का नाम सुना नहीं, ग्रेटा का नाम सुना नहीं, हमारा उनसे कोई मतलब नहीं। वो कौन क्या कह रहा है विदेश में, क्या कहते हैं, हमारा कोई मतलब नहीं। विदेशी एम्बेसियों के सामने तो ज्यादा करके ज्ञापन दे, हमारा कोई मतलब नहीं उनसे। कैसे नहीं? हमने उनसे कहा कहो, हमारे बारे में ना कहो। कनाडा के एम्बेसी में ज्ञापन आलोक जी बात में बोलने जाऊंगा। आलोक जी, आलोक जी छोटी सी बात मेरी, छोटी सी बात मेरी 1 मिनट की। अवधेश जी एक सेकंड। कनाडियन पीएम ने भी बोला, आज अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी कुछ बोल दिया, सपोर्ट किया उन्होंने। हाँ, उन्होंने सपोर्ट कर दिया। ठीक है, अवधेश जी बोलिए। अपोजिट कर दिया। अवधेश जी, शक्तियों को बोलिए, विदेशी को, अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी बोलिए भाई आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं हमारे मैटर में? हाँ बोलिए बोलिए। विदेशी ने इंटरफेयर किया, चलो ठीक है। मैं कहता हूँ दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल 5 बसें वापस ले ली जो सुरक्षा में लगी हुई थी, पुलिस सुरक्षा में, जैसे पुलिस मतलब पुलिस प्रशासन जाता था, वो भाई वापस क्यों ले ली? चलाना चाहते हैं क्या बात भाई? इधर पूछिए जो बैठे यहाँ पर, ये अभी बोल रहे थे अशोक। तो इसमें इनका क्या हाथ है? ये तो किसान नेता है ना। क्या हाथ है उसमें? ये तो किसान नेता है। अरे हमारा क्या हाथ है उसमें? किसान नेता है ना ये तो। सरकार जाने, उन्होंने पहले दिन तुम्हारे वो नहीं दिए थे स्टेडियम, तो वो फेवर करते हैं किसानों के, उसका वो हक में है किसानों की मांग के, तो इसलिए कर रहे हैं। रविदास जी क्या करें? रविदास जी के पास चलिए ठीक है, सबका फेवर में है, पूरी दुनिया फेवर में है, अच्छी बात है। अरे पूरी दुनिया हमारे फेवर में हो जाए तो हमें क्या दिक्कत है? कोई नहीं फेवर में,
कोई नहीं और हम तो चाहते हैं तुम भी फेवर में आ जाओ, कोई बात नहीं, जिनकी बंद हो गई है। हाँ नहीं हो तो कोई बात नहीं, चलने दो फिर। इसका मतलब आप लोग सॉल्व प्रॉब्लम को नहीं चाहते हो, आप लोग जिम्मेदार हैं सर। आप चाह रहे हो कोई फेवर में नहीं, रविदास जी, तुम्हें दिख ही रविदास जी, नहीं फेवर में है कि हाँ बोलिए रविदास जी। कमाल की बात ठीक है, है। अवधेश जी एक सेकंड, अवधेश जी एक सेकंड, रविदास जी को बोल बकरोली रहे की बात करते अशोक जी रहते एक सेकंड, टेलीविजन पे बैठ के। रविदास जी देखिए हम ये कह रहे हैं, जब ये कृषि कानून, ये काला कानून मान रहे हैं किसान, जब देश का अन्नदाता 72 दिन से चतुर्थी खंड में धरने पर बैठा है, आंदोलन कर रहा है, तो इनको कृषि कानून वापस देने की जिद क्यों है? ये किसके हित में कानून लेकर के आए? हमारा साफ कहना है ये कृषि कानून काला कानून है, ये बड़े उद्योगपतियों और घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए कानून लाया गया है, और किसानों के आंदोलन को दमन से, जुल्म से, अत्याचार से, लाठी से, तानाशाही से दबाने का काम हो रहा है। किसान का उत्पीड़न हो रहा है, किसान के बार्डर को, सारे बार्डरों को सील कर दिया गया है, वहाँ बड़े बड़े कीले काट दिए गए हैं, गड्ढा खोद दिया गया है, वहाँ पर दीवारें खड़ी कर दी गई है। आंदोलन को पूरे देश भर में दबाने का काम हो रहा है। कोई भी ताकत किसान आंदोलन को दबा नहीं सकती है। किसानों को उसका हक मिलेगा। केंद्र सरकार को किसी कानून वापस लेना पड़ेगा। किसानों के रविदास जी, को रविदास जी, करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवधेश जी, ये आवश्यक वस्तुओं में संशोधन करने की क्या जरूरत है? आपने कालाबाजारी देश में लीगलाइज कर दिया। एक सेकंड जो कॉन्ट्रैक्टर है किसान से खरीदेगा और पूरा भंडारण करेगा और पूरे देश में जिस रेट में चाहेगा बेचेगा। अभिषेक, ये आपने कर दिया है, कालाबाजारी का कानून को लीगलाइज कर दिया है। अरे रविदास जी भी बोल रहे हैं, बैठे आप वहां पे वकालत कर रहे हैं। अशोक जी, रविदास जी भी अब बोल रहे हैं। आपकी समस्या ये नहीं है कि किसानों को ये कानून आप समझ अपने में हिसाब नहीं से आया क्यों जा रहे हैं डिबेट में? आपको समझ में, अशोक जी एक सेकंड ना, आपकी समस्या ये है अशोक कि जी, किसानों को अब ये कानून समझ में आया। अशोक जी जब आपकी बारी आती है कर लीजिए अशोक जी एक सेकंड, ये आवश्यक वस्तु भंडारण में क्यों संशोधन किया? अनलिमिटेड भंडारण करने का आपने। अशोक जी एक कौन सेकंड, किसान भंडारण कर लेगा? अशोक जी सब स्मॉल फार्मर 90% से नीचे। अशोक जी एक सेकंड रुकिए। अच्छा ऐसे एक सेकंड, ऐसे नहीं होता। अवधेश जी एक सेकंड, अवधेश जी एक सेकंड रुकिए, आप भी रुकिए। तुम्हें भी मालूम है। अवधेश जी एक सेकंड, फिर रविदास जी, अरे रविदास जी की तो बात पूरी हो जाए दीजिए महाराज। कृषि को रविदास जी की बात पूरी हो जाए, एक सेकंड ना अशोक जी। सब व्यापारी के लिए बना, अरे अशोक जी मुझे, अशोक जी के लिए आप ये कहिए ऐसे बहुत दिक्कत होती है। फायदे के लिए बना दिया और हमें भैया आपको हटाने अनलिमिटेड अशोक जी, भंडारण का हटाओ। अशोक जी एक सेकंड, देश को भाड़ में जाने दो, हमें एमएसपी दे दो। अशोक जी मुझे आप एक चीज तो बताइए, नहीं, मुझे आप एक चीज बताइए। अब एक सेकंड ना अशोक जी, एक सेकंड अशोक जी, इस स्टेज पे अशोक जी, कि ये कानून रद्द करो, नहीं तो संशोधन मान जाते। अशोक जी एक सेकंड बताइए ना मुझे आप। रविदास जी अभी अपनी बात बोल रहे थे, उनकी बात बीच में काट के आपने सवाल किसी और से ले लिया। एंकर आप हैं कि मैं हूं यहां पर? नहीं एंकर तो आप ही हैं, फिर लेकिन ये वो अपनी बात बोलना चाह रहे थे वहां पर बीच में, आपने उनकी बात ही आपने बीच में काट दी। नहीं उनकी काटी नहीं, उनकी हम सपोर्टिंग कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता ना, ऐसे नहीं होता ना कानून जो है। और आप अगर रविदास जी से बोलते तब तो चलिए ठीक है, आप सीधे पहुंच गए वहां पर अशोक जी के पास। ऐसे में बहस डिरेल होती है। रविदास जी अपनी बात आप पूरी कीजिए। आलोक जी, ये जो कृषि कानून है, इसके खिलाफ आप किसी भी कोर्ट में आप जो है फैसला नहीं कर सकते हैं। किसी भी कोर्ट पे सुनवाई नहीं होगी। जब किसान की जमीन का अंतर हो जाएगा, जब किसान की जमीन बंधक बन जाएगी और इस पर जो है खसरा खसूली में किसान की जमीन का मालिक कोई और बन जाएगा, तो आज किसान को गुलाम करने वाला, उसके अधिकार को छीनने वाला, रंजन जी आ रहा हूं आपके पास, हक को छीनने वाला ये सारा कानून है। इसको ये किसान के साथ जाती है, उसके अधिकार को छीनने का, उसके हक को छीनने का प्रयास हो रहा है और किसान के आंदोलन को बदनाम करने के लिए तमाम तरह की बातें करी जा रही है। किसान का आंदोलन अब दबन, चलिए ठीक है निरंजन जी अपनी बात आप रखिए। करने वाला नहीं है। ठीक है रविदास जी, ठीक है किसान को, निरंजन जी, किसान को मिलेगा और ये किसी कानून सरकार को वापस लेना होगा। ठीक है रविदास जी, ठीक है आपकी बात आ गई। निरंजन जी, अशोक जी कह रहे थे, मैं अशोक जी को बताना चाहता हूं कि थोड़ा सा ध्यान से सुनिए कि जो आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 किया गया वो क्यों किया गया है।
अशोक जी, ये जो आवश्यक वस्तु अधिनियम जो लागू हुआ था सन 1956 में लागू हुआ था। जी सन 1956 में क्यों लागू हुआ था? जब देश के अंदर खपत से 64% की पैदावार थी, तो उस टाइम ब्लैक मार्केटिंग का पूरा खतरा था। इसलिए उस टाइम 56 के अंदर काल पड़ा। सन 1970 तक देश के अंदर अनाज का उत्पादन जो है वो 64% होता था, खपत से कम, और बाहर से आयात करना पड़ता था। तो उस टाइम इस कानून की आवश्यकता थी। सरकार ने उस टाइम सन 1956 में आवश्यक वस्तु अधिनियम बनाया था, इस वजह से कि कोई भंडारण करके ब्लैक मार्केटिंग ना कर ले। लेकिन आज ये इसको हटाना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि आज मैं आपको बता दूं 350% ज्यादा उत्पादन हो रहा है। जितना देश के अंदर अनाज खपत हो रहा है उससे 350% अनाज ज्यादा उत्पादन हो रहा है। ऐसी स्थिति में कोई भी बेवकूफ नहीं है कि वो उसका अनावश्यक भंडारण करेगा। और ये जो भंडारण खोला गया है, इससे किसान को ये फायदा होगा कि जो डायरेक्ट मिले जो ब्रेड बनाती है वो अपने 6 महीने का। ठीक है, छोटा सा हम यहाँ पर जवाब ले लेते हैं अशोक जी से। छोटा सा जवाब दीजिए अशोक जी। ठीक है निरंजन जी, आपकी बात आ गई। निरंजन जी, ये कानून बनाया गया था कि जिससे ब्लैक मार्केटिंग ना हो, कालाबाजारी ना हो और उससे इन्फ्लेशन रेट का ना हो। ठीक, अभी भी वही स्थिति है। ये कानून को आपने खोल दिया, तो ये कानून में जब अनलिमिटेड भंडारण हो गया तो फिर से आपने कालाबाजारी को लीगलाइज कर दिया। सुनिए, अभी बीच लीगलाइज कैसे हो गया? कालाबाजारी लीगलाइज कैसे हो गई? उसके लिए कौन सा कानून आ गया? केवल हम धान जो है, केवल धान में हम आत्मनिर्भरता से थोड़े से ऊपर हुए हैं। अभी थोड़ा धान को ही एक्सपोर्ट करने की स्थिति में है। आपने 350% कह दिया, उंगली मत हिलाइए, आंकड़े दे देता हूं। गेहूं में हम आत्मनिर्भर हैं, और बाकी जितना दलहन, तिलहन और जो 23 फसलों के आप बाकी एमएसपी डिक्लेयर करते हैं, उसमें हमारे अभी हम आत्मनिर्भर नहीं है। वो सारी की सारी आधे हमें उनमें से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं 21 फसलें। तो हम केवल धान में थोड़ा एक्सपोर्ट की उसमें है, 350% नहीं है हम अभी किसी भी उसमें। क्या हमारा सब एक्सपोर्ट हो जाता है क्या? क्या बात कर रहे हैं आप? अनुज जी के पास एक बार। और आपने ये कानून बना था ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए। इससे उत्पादन कम है ज्यादा है का कोई मतलब नहीं। अब आपने ब्लैक मार्केटिंग को, होर्डिंग को लीगलाइज कर दिया। इसमें क्या करेगा बिजनेसमैन? सस्ते रेट में खरीदेगा, जो कृषि कीमत आश्वासन वाला कानून है, कॉन्ट्रैक्ट करके उसका अनलिमिटेड भंडारण कर देगा। ये तो फिर अनुमानों पर बात हो गई ना। फिर अब ये तो अनुमानों पर बात हो गई ना अशोक जी। देखिए इसी चीज पर निरंजन जी एक सेकंड बड़ी मुसीबत है। अशोक जी, अगर अनुमानों के आधार पर काम होने लग जाएगा तो फिर तो कोई कानून बना ही नहीं जाएगा ना। ये तो ऐसी बात हो गई कि नहीं, ये तो फिर ऐसी बात हो गई ना कि आज मैं हेलमेट पहन के नहीं आया तो हो सकता है मेरा एक्सीडेंट हो सकता था। नहीं, ये अनुमान नहीं है, ये तो कानून जो कह रहा है। अब उसमें कालाबाजारी को आपने लीगलाइज कर दिया ना। 5-5 लाख टन के सिलोज बना रहे हैं अनुज जी। 100 एकड़, सुन लीजिए, अब आपने क्वेश्चन पूछा है। अरे सुन लो भैया, सुन लीजिए, छोटा सा उत्तर दीजिए। एक बहुत छोटा सा एक सेंटेंस का जवाब देता हूं। 2 साल से पेंडिंग पड़े थी अडानी जी की परमिशन हरियाणा में, उनको 100 एकड़ जमीन लेनी थी सिलो बनाने के लिए। 3 जून में उन्होंने वो परमिशन दे दी खट्टर साहब ने। और 5 जून को कोरोना काल में ऐसी क्या इमरजेंसी थी, प्रधानमंत्री जी ने तीनों कानून ले आए कि हम भैया वस्तु भंडारण में भी चेंज कर देते हैं, ये तीनों कानून बना देते हैं। कीमत आश्वासन पे आप खरीद लेना पूरे देश की फसल, और अपना पूरे दुनिया में, देश में, प्रदेश में कहीं भी बेचना, आप पे कोई बंधन नहीं, चिंता मत करो। ये तीनों कानून है मोटा मोटी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं एक बार। 3 तारीख में उनको परमिशन मिली, 5 में बिल्कुल छोटा सा उत्तर दीजिएगा, बिल्कुल छोटा सा उत्तर दीजिएगा यहाँ पर अवधेश जी बिल्कुल छोटा सा उत्तर दीजिएगा क्योंकि समय हमारे पास कम है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस समय सरकार के ही पास है कि आप कुछ ऐसा रास्ता क्यों नहीं निकाल रहे हैं कि सभी की शंकाओं का समाधान हो जाए। विपक्ष के पास जो भी शंकाएं हैं उनको सुलझा दिया जाए, किसानों की जो जिज्ञासा है वो भी शांत हो जाए। आलोक जी, 4 लाइन में मैं अपनी 4 लाइनों में आपका जवाब दे रहा हूँ कि इंकलाब गाने वाले श्रृंगार नहीं गाया करते और मानचित्र फलकाने से भूचाल नहीं आया करते। मोदी जैसा लाल हजारों सालों में पैदा होता है और नायक कई तकल विश्व का दुश्मन बैठा रोता है। ये वही दुश्मन है जो बैठे हुए रो रहे हैं।
अपनी सत्ता पाने के लिए, कुछ नहीं है। ये तो कोई विरोध नहीं है किसी का। अरे ये हमें केवल कोई एक सत्ता नहीं एक सेकंड, पानी, एक बात सेकंड। किसानों की हो रही है भाई। अशोक जी नहीं, किसानों के अवधेश नहीं, जी। ये तो किसानों के हिस्से बन के बैठे हुए हैं, ये किसानों का हक मारने वाले में चलिए, लोग ठीक है। जी। नहीं, चलिए, आप- ठीक है। हम एग्री करते ठीक है। हैं, क्योंकि ये ठीक है, स्वामीनाथन की रिपोर्ट 2006 ठीक है, समय में आ हमारे पास गई कम है। थी और समय हमारे पास 8 बहुत कम साल है। कांग्रेस भी उसमें बैठी रही। चलिए, ठीक है। आप सभी मेहमानों का- लोगों ने ठीक है। किसानों का तो शोषण ही किया है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहस आज हमारी यही थी कि क्या अंतरराष्ट्रीय जगत पर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन शुरू हुए हैं, क्या इनको विपक्ष और ज्यादा हवा देने वाला है, या विपक्ष उस मर्यादा को कहीं ना कहीं भूल रहा है कि जो हमारे संविधान ने कहीं ना कहीं खींची हुई है, और वो मर्यादा यह है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। कोई भी मुद्दा होगा हम सुलझाएंगे, विदेश का कोई बाहरी व्यक्ति हमको नहीं बताएगा कि हमको हमारे देश की सीमा के अंदर क्या करना है। इन्हीं सब चीजों को विपक्ष को और पक्ष को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है, और जल्द से जल्द समाधान का रास्ता खोजा जाना चाहिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप सब जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ।